of metal from its ore. अब जब इसमें हम लोग बात करते हैं तो इसमें दो बातें आती है बेटा. वी कंसिडर टू फैक्ट्स, दो बातें करते हैं. एक और होता है और एक मिनरल होता है. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मिनरल्स. मिनरल्स क्या होता है? जो कुछ भी आपको अर्थ क्रस्ट के नीचे मिला वो बेसिकली हमारा मिनरल्स होता है. और वो मिनरल्स हैं जिससे आप मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. यानी मिनरल्स का एक पार्ट है ओर. तो हम कह सकते हैं कि ऑल ओर आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर. ठीक है, ये होता है बेटा. अब ये होता है गैंग. क्या होता है गैंग? और इम्प्यूरिटीज होते हैं. गैंग कह लो, मैट्रिक्स कह लो. दीज आर द इम्प्यूरिटीज विच कम्स अलोंग विथ ओर. अब बेसिकली ओर क्या होता है? जैसे सिलिका हो गया, सैंड हो गया, और भी कोई केमिकल इम्प्यूरिटीज होगी. सिलिका कर लिया, सैंड कर लिया, तो ये सारी की सारी क्या हो जाते हैं बेटा? इम्प्यूरिटीज होती है हमारी उसमें. हम लोग नॉर्मली डिफाइन करते हैं. अब इसमें मैं बताता हूँ, मेटलर्जी जो होता है, माइनिंग भी एक इसी का डिपार्टमेंट ही है. लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम्स में भी बहुत बार आया हुआ है, कि वो बच्चे टीचर्स स्कूल आपके जेई वाले पूछ लेते हैं कि भाई ये किसका ओर है, ये किसका. मेटल का पूछ लेंगे, वो पूछेंगे किसका है. तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए मेरे बच्चे. ये वो मैं आपको लिख देता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना. ये देख लो. अब आप देखो मेटल. ठीक है, और ये हमारे एनसीईआरटी में भी डिफाइंड है. मेटल है और उसके और भी देख लीजिए. तो मेटल हमारे पास प्योरली जो मेटल्स हम लोग कंसिडर करते हैं वो आपका आयरन है. ठीक है, वो आपका कॉपर है, वो आपका एल्यूमिनियम है, और वो आपका जिंक है. ये चार आपके मेटल्स हैं जो नॉर्मली हम एक्सट्रैक्शन में सबसे ज्यादा यूज करते हैं. और इनके और कौन कौन से हैं उनका फॉर्मूला होता है. कभी कभी ये होता है कि भाई ये किसका और है, वो कॉमन नाम दे देंगे तो आपको ये सब चीजें पता होगा, या वो पूछ ले भाई इसका फॉर्मूला बता दो. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो आयरन के कौन कौन से और पॉसिबल हैं, कौन कौन से और होते हैं, ध्यान रखिएगा. तो आयरन के हमारे पास और है, आपने सुना भी होगा, एक बहुत ही कॉमन सा नाम है, हेमाटाइट. ठीक है, दूसरा और कौन सा है? तो उसका नाम होता है मैग्नेटाइट. तीसरा और कौन सा है बेटा? सिडराइट. चौथा है आपका आयरन पायराइट्स. ठीक है. नाउ लेट्स कंसिडर द फॉर्मूला ऑफ ऑल दीज. दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हेमाटाइट का फॉर्मूला इज Fe2O3 मेरे बच्चे. मैग्नेटाइट का फॉर्मूला इज Fe3O4. ठीक है भाई. सेटेराइट का फॉर्मूला इज आयरन कार्बोनेट का ऑल्टरनेट नेम है ये, FeCO3. और पाइराइट्स मतलब जो नॉर्मली होता है सल्फाइड के और होते हैं, FeS2. जहां पे पाइराइट आप देख लेंगे तो बाय डिफॉल्ट ध्यान रखिएगा कि वो कहीं ना कहीं सल्फाइड ही है. ठीक है. उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कॉपर. तो कॉपर की बात आती है, वो होता है कॉपर पाइराइट्स. तो इसका है फॉर्मूला CuFeS2. कॉपर पाइराइट हमारा फॉर्मूला. मेलाशीट ग्रीन थोड़ा सा ये भी होता है. हाँ, ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है. CuCO3 .CuOH का होल ट्वाइस. दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलाज बिल्कुल नहीं भूलेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा. तीसरा हो गया आपका क्यूप्राइट. इट्स Cu2O. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कॉपर ग्लैंस. वो आपका Cu2S होता है. ये हमारे पास. अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की. तो इसका जो सबसे अच्छा ओर हो चुका है उसको कहते हैं बॉक्साइट. ये इम्प्योर ओर है. और इसी को अगर प्योर कर लोगे, अगर आप फॉर्मूला बॉक्साइट होता है और एक एल्यूमिना होता है, दोनों में बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है,
अगर आप इम्प्योर फॉर्म ले रहे हो तो उसको बॉक्साइट कहे, इसका फॉर्मूला होता है, ये इम्प्योर फॉर्म में होता है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके का फॉर्मूला डिफाइंड है, ठीक है। इसको हम Al2O3.XH2O भी कहते हैं। और इसी का अगर प्योर फॉर्म ले लोगे मेरे बच्चे, प्योर फॉर्म क्या कहते हैं, तो बॉक्साइट के प्योर फॉर्म को हम एल्यूमिना कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है Al2O3। तो फॉर्मूला वाइज आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रखना, समझ में आएगा, ठीक है। एक और इसका नाम है, ठीक है, ये एक क्ले है, क्ले एक तरह से, ठीक है। अब क्ले है तो यानी सिलिका इसमें किसी ना किसी फॉर्म में जरूर अटैच्ड होता है, तो ये हमने सिलिका के इंटैक्ट करके हमने फॉर्मूला बताया, बेटा ध्यान से देखिएगा, Si2O5। तो ये दो और है, कॉलोनाइट एंड बॉक्साइट और है आपका। उसके बाद आता है हमारा जिंक का, तो जिंक के तीन ओर्स हैं आपके, वो देख सकते हैं आप, एक कैलामीन है, ठीक है, दूसरा होता है आपका जिन, एक मिनट, जिनसाइट, और एक होता है आपका जिंक ब्लेंड। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला वाइज भी है इंपॉर्टेंट, और ध्यान रखिएगा। तो अब हमारा जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला ZnS होता है। कैलेमीन ये जिंक कार्बोनेट का ऑल्टरनेट नेम है बेटा, और जिंक ऑक्साइड को हम लोग जिंसाइड कहते हैं, ठीक है। ये आपने बेसिकली ये ओर याद रखा, दीज ऑल आर ओर्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स के ओर है, मेटल के ये सारे के सारे क्या है, ओर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप देखेंगे मेंस में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओर के बेसिस पे क्वेश्चन क्या होता है, और उसके बाद हम प्रोसेस के ऊपर भी आएंगे। होपफुली ये बात क्लियर है मेरे बच्चों को, यस और नो? यस सर। Yes, sir. आगे मूव ऑन कर सकते हैं, Yes, sir. ओके। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी मैंने आपको बताया था एक प्रोसेस है मेटल को ऑब्टेन करना, किससे, अपने ओर से। तो अब मेटल के ओर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट व्हाट डू वी डू इज, फर्स्ट वी डू कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कंसंट्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, हम अपने ओर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसको बहुत सारे लोग एनरिचमेंट ऑफ ओर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें दो मेथड होता है बेटा, दो मेथड याद रखिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे एनरिचमेंट ऑफ ओर में दो मेथड आता है। एक होता है आपका फिजिकल मेथड, और एक होता है आपका केमिकल मेथड। मतलब कुछ ऐसी इंप्यूरिटीज भी होती है जो फिजिकली नहीं निकाली जा सकती है, तो उसके लिए हम केमिकल मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। और उन केमिकल मेथड उन्हीं को हम लोग, बहुत सारे लोग इसी को, इसी प्रोसेस को पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके निकालते हैं। यूज स्पेसिफिक सॉल्वेंट, यूज ऑफ स्पेसिफिक सॉल्वेंट हम यूज करते हैं, उसको इंप्योरिटी को सेपरेट कर सकते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन। इस स्पेसिफिक सॉल्वेंट को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, दिस इज नोन एज लीचिंग। तो आप अगर लीचिंग देखेंगे तो लीचिंग को कोई नया मेथड नहीं समझिएगा, वो प्योरी ओवर को प्योरीफाई करने का ही तरीका होता है। और फिजिकल मेथड में आपको कौन कौन से आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसमें कौन कौन से आते हैं, ध्यान से मैं लिख देता हूँ। पहला आपका आता है हैंड पिकिंग, ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, हाथ से गंदगी चुन चुन के निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। फिर होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, गाड़ी की वॉशिंग करवाते हो ना, कार की जैसे जरा वॉशिंग होती है तो कैसे आप बहुत ही हेवी प्रेशर पानी डालते हो, उस प्रेशर का पता है एडवांटेज क्या होता है, उस प्रेशर का क्या होता है, उसका एडवांटेज ये होता है कि जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ उड़ जाते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन भी होता है,
और इसमें एक और मेथड आता है, वो आता है आपका फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्लोटेशन प्रोसेस थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको 12th में भी बताया था, जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन में भी थोड़ा सा करते हैं। फ्लोटेशन प्रोसेस नो डाउट हम इसको डिटेल में कर लेंगे। ये सारे फिजिकल मेथड है, इसमें कोई स्पेसिफिकली कोई केमिकल्स यूज नहीं करते हो। तो मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला काम होता है और को, जैसे सब्जी को बनाने से पहले हम सब्जी को धोते हैं ना, तो बस ये धोने वाला काम है बेटा। उसके बाद हम अपने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक स्मार्ट बच्चा कहता है सर वाई, क्यों आपने ऐसा किया सर, क्यों आपने उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया? बिकॉज कल को कोई लॉजिक आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे, इट इज इजियर टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना बहुत ही आसान होता है मेरे बच्चे, इसलिए हमने उसको ऑक्साइड में रिड्यूस किया। और ये काम करने का तरीका क्या होता है? तो दो मेथड होगा, शायद आप 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। एक को कैल्सिनेशन कहते हैं और एक को हम रोस्टिंग कहते हैं। सुना होगा ना आप लोगों ने बेटा, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में था। ये कैल्सिनेशन जो होता है वो कार्बोनेट ओर के लिए होता है, और ये जो रोस्टिंग होता है ये सल्फाइड ओर के लिए होता है। यहाँ पे हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन डालते हैं। और यहाँ पे क्या लेते हैं? लिमिटेड और नो ऑक्सीजन, ना ही ना के बराबर देते ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन हमारे। इज इट फाइन मेरे बच्चों? यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब देखो, पहला आपने क्या किया, आपने अपने ओर को प्यूरिफाई किया, और ओर को प्यूरिफाई करने के बाद आपने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। कल को आपसे पूछा जाए कि सर ये काम कर क्यों रहे हो, तो ये काम करने का हमारा तरीका होता है बेसिकली बाय रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। अब ऑक्साइड हमने ऑब्टेन कर लिया, तो ऑक्साइड की उसके बाद रिडक्शन होती है, और इसी रिडक्शन में हम सभी लोग एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, उसका नाम होता है एलिंगम डायग्राम। ये एक ऐसा डायग्राम है जो आपको बताने में हेल्प करता है कि भाई कौन किसको रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट में होता है, आप सोचो इतनी मेहनत करने के बाद भी जो मेटल आपको मिलता है वो मेटल प्योर नहीं होता। इतनी मेहनत करने के बाद भी जो मेटल मिला वो प्योर नहीं है, तो उसकी फर्दर प्योरिफिकेशन होती है मेरे बच्चे। और उस फर्दर प्योरिफिकेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, वो हम और मेथड्स हम पढ़ेंगे बेटा। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले मैं आपको ये लास्ट वाला टॉपिक मैं सबसे पहले करवाता हूँ, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम मेटल, जो इतनी मेहनत करने के बाद जो मेटल मिला वो क्या होता है। अच्छा, ये कहते हैं कि हैंड पिकिंग क्या होता है सर, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक सेपरेशन आयरन ओर के लिए करते हैं। यहाँ पे आपको देखो, मैग्नेटिक सेपरेशन बहुत ईजी मेथड होता है, और कैसे कैसे करते हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेम बात कह सकते हो आप उसको। लाइटर मैंने आपको बताया ना कि देखो, लाइटर पार्टिकल जो होती हैं, जो हल्की सी गंदगी होती है, अब आप देखो पानी में आपको पता है पाइप, वो प्रेशर वाला पाइप लेते हैं और उससे अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी को वो हिट करते हैं, तो उससे क्या होता है, जितनी भी छोटी छोटी गंदगी होती है, यानी जो लाइट पार्टिकल्स होती है, गैंग पार्टिकल्स, वो पानी के साथ बह जाती हैं। लेकिन जो हेवी चीज रहती है वो वहां पे रह जाती है। तो ये आप वहां पे इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आपका ओर जो है वो हैवी है। ध्यान रखना, आपका ओर क्या है, हेवी है, और जो आपकी इंप्यूरिटीज है वो हाई है, लाइट है। ओर हैवी है और जो आपकी इंप्यूरिटीज है वो लाइट वेट है। वहां पे आप इसको बड़े आराम से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दिस इज कंसिडर टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, ये आप याद रखना है इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक सल्फाइड ओर के प्यूरिफिकेशन के लिए टेक्निक्स होता है। सल्फाइड ओर मैं आपको बता देता हूँ, सल्फाइड ओर और इसमें क्या हम पूरा प्रोसीजर क्या होता है वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन पहले मैं इस पे बाद में आऊंगा। सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो आप देख लीजिएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। दिख रहा है आपको हेडिंग डालने? ये दिख रहा है बेटा, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, यस और नो? Yes, sir. ये इसको हम कहते हैं, अगर आपने अभी एग्जाम में दिया होगा, मेटलर्जी के क्वेश्चंस आते थे हम लोग जब, ये पहले भी इंडिविजुअल होता था, तो बिकॉज इसको हम वेरी 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 डॉट इंफिनिटी इंपॉर्टेंट मानते हैं। मतलब कि अगर मेटलर्जी के क्वेश्चंस आते हैं तो इनके आने के चांसेस सबसे ब्राइट होते थे।
अब ये मेथड क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अब ये लिक्वेशन, नाम में ही लग रहा है लिक्वेशन, तो ये उन मेटल के लिए यूज होता है जिनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। ध्यान रखिएगा, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, ऐसे मेटल्स को आप इस मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं। देखो लिखा भी है ना, यूज टू प्यूरिफाई मेटल्स विच आर रेडली फ्यूजिबल, यानी जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है। और एग्जाम्पल है लेड है, टिन है, बिस्मथ है, मरकरी है। और हमारे एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बिस्मथ, टिन। तो आपको वहां याद रखना चाहिए कि लिक्वेशन। अब आप बोलोगे सर इसमें होता क्या है, इसमें भी एक बड़ा अच्छा तरीका क्या होता है, हम एक हीटिंग हार्थ लेते हैं। मैं बिल्कुल लेमन तरीके से बता रहा हूँ, हीटिंग हार्थ होता है बेटा, देखो यहाँ पे अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो ये है जो है आपका, ये है हीटिंग हार्थ। इसका टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल बट लेस देन दैट ऑफ impurities। मतलब मेटल से तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। अब हमने जानबूझ के यहाँ का टेम्परेचर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा रखा है, लेकिन इम्प्यूरिटीज के मेल्टिंग पॉइंट से कम रखा है। अब अगर मैं इम्प्योर मेटल को यहाँ रखूंगा, तो अब मुझे बताओ कौन मेल्ट कर जाएगा और कौन मेल्ट नहीं करेगा, जल्दी बताओ मेरे बच्चों। जितना भी मेटल होगा वो सारा का सारा मेल्ट कर जाएगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहाँ का टेम्परेचर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा रखा है। तो सारा का सारा मेटल आपका मेल्ट कर जाएगा और उस मोल्टेन मेटल को आप नीचे कलेक्ट कर लेते हो बेटा, लेकिन आपकी इंप्यूरिटीज ऊपर की ऊपर रह जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे, यस और नो, समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड है डिस्टिलेशन। ये लो बॉइलिंग मेथड के लिए होता है, जो इजीली वॉलेटाइल होते हैं। अब इसमें यहां पे क्या लगते हैं कि मेटल जो है वो लो बॉइलिंग है, लो बॉइलिंग पॉइंट है मेटल का, यानी वो हाईली वॉलेटाइल है, वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो आपकी ओर है, इम्प्यूरिटीज जो है आपकी, उनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट है, यानी वो लेस वॉलेटाइल है। अब आपने अपने इम्प्योर मेटल को हीट किया, तो आपका जो मेटल होगा वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी इम्प्यूरिटीज जो होगी वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगी। उस वेपर को आप कलेक्ट कर लेते हो और इम्प्यूरिटीज को फेंक देते हो वापस, फिर उस वेपर्स को वापस हम सॉलिडिफाई कर लेते हैं या अपने मेटल के नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और इनके इसको किस कौन कौन मेथड के किसके किसके लिए अप्लाई कर सकते हो डिस्टिलेशन को, तो मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अगर मेरे बच्चों को याद है तो इनके ऑर्बिटल फुली फिल्ड होते हैं, D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। याद आया कुछ? Yes, sir. इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? Yes, sir. और इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट नेसेसरीली हाई होता है, मतलब फॉर दिस केस? नहीं बेटा, हमने जानबूझ के देखो, हर एक मेथड का नॉर्मल होता है कि सिचुएशंस ऐसे हम लेते हैं कि जहां पे नॉर्मली देखा गया है कि इम्प्यूरिटीज की मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ऐसी सब्सटेंस ही है ना बेटा, रॉक फॉर्म में होते हैं, जल्दी तो आसानी से मेल्ट करते नहीं है, तो उनको तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट करवाने के लिए, बॉईल करवाने के लिए, वोलेटाइल वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ओके सर। ओके, अब नाउ द नेक्स्ट मेथड इज पोलिंग, POLING। पोलिंग का मतलब क्या होता है, ये किसको, ये मेथड आप तब यूज करना, ये भी ध्यान रखना, अगर उसी मेटल के अंदर जो इम्प्यूरिटीज है, उसी मेटल के अंदर उसी के ऑक्साइड का इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है, तो हम इस मेथड को एम्प्लॉय करते हैं। जैसे इट इज यूज टू प्यूरिफाई मेटल्स हैविंग देयर ओन ऑक्साइड्स एंड इम्प्यूरिटी। जैसे कॉपर के अंदर ही कॉपर ऑक्साइड Cu2O प्रेजेंट है, कैसे एज ए इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो सेपरेट करने के लिए। आप इसमें क्या करते हैं देखो,
अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, हम इसमें ना जो इम्प्योर मेटल्स लेते हैं, ठीक है, अब उसमें ऑक्साइड्स हैं, हमने उसको कॉन्टिन्यूसली स्टर करते हैं, और उसमें उस वजह से क्या होता है, हम ग्रीन रॉक्स लेते हैं और उस प्रोसेस में हमारा मीथेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और लॉक की वजह से। और जो मीथेन प्रोड्यूस होता है, मीथेन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या करता है, उस ऑक्साइड को भी मेटल में कन्वर्ट कर देता है, तो अल्टीमेटली वी गेट गुड अमाउंट ऑफ मेटल। इज इट फाइन मेरे बच्चे? ग्रीन लॉक है। वो सब्सटेंस है बेटा, रॉड यूज करते हैं एक तरह से, तो वो वो ग्रीन हमारा, होती है। हाँ हाँ। ठीक। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? यस। बेटा यही चीज ध्यान रखना इसमें, फाइन। यस सर। चलो, अभी तक बेटा सारी लर्न हो गए हैं आपको? ठीक है, इज इट फाइन? चलो, सर एक बार polling समझा दो दोबारा, क्या क्या? पोलिंग समझा दो एक बार। बेटा पॉलिंग क्या होता है, ग्रीन लॉक्स होता है, ग्रीन ट्रीज ही है, वो एक वुड पाइप्स होता है, उसे कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहते हैं। अल्टीमेटली है क्या, आपके इस प्रोसेस में ना, जब आप कंटिन्यूसली स्टर करते रहते हो, ऑक्साइड है ही, तो इस पूरी स्टरिंग प्रोसेस में, क्योंकि आपको पता है कार्बन भी है उसके अंदर, तो ना वो, और उसमें हमारा मीथेन की प्रोडक्शन होती है इस ग्रीन लॉक्स की वजह से। तो वो जो मीथेन प्रोड्यूस होता है, वो मीथेन इस कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके और उसके साथ कंबाइन करके CO2 और H2O बना देता है, एंड यू गेट कॉपर। तो अल्टीमेटली आपको कॉपर प्योर फॉर्म में मिल गया बेटा। इज इट फाइन? ओके ओके। अच्छा, सर अब इसके देखो, और एग्जांपल्स क्या होंगे? क्या क्या? और एग्जांपल्स इसके, जैसे CO2O ही है, और बेटा क्या होंगे और, एग्जांपल? नहीं नहीं बेटा, और एग्जांपल्स सिल्वर का भी होता है, लेकिन उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब फिर पॉलिंग का यही होता है ना, हाँ मतलब इन पॉलिंग, केस आ गया। हाँ पॉलिंग भी होता है, नेक्स्ट होता है वो भी होता है बेटा, टिन भी इसके अंदर होता है, टिन का है। ओके। मतलब आप एक और एग्जांपल यहाँ लिख सकते हो, टिन ऑक्साइड फ्रॉम टिन, ये भी आप लिख लेना नोट्स में बेटा, ठीक है? इज इट फाइन मेरे बच्चों? यस सर। ओके, ना अब देखो बेटा क्या होता है कि सिल्वर बेसिकली क्या होता है, ये क्यूपिलेशन भी होता है मेथड, इसमें हम बेटा, ये मैं बहुत स्क्वीज वे में करा रहा हूं ताकि आप आराम से देखो और आपका काम बन जाए बेसिकली सारे, मैं कुछ स्किप भी नहीं कर रहा हूं, वी आर कवरिंग ऑल द टॉपिक्स ऑल्सो, सारा का सारा आपका हो भी जाएगा जितनी आपको जरूरत है बेटा। अब देखो इसमें क्या होता है, सिल्वर के अंदर लेड की इंप्योरिटीज होती है बेटा, ठीक है, और जो उनके ऑक्साइड्स होते हैं वो थोड़े वॉलेटाइल नेचर के होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब उसकी हीट करते हैं उसको, तो वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सिल्वर के ऑक्साइड्स कंपैरेटिवली उसके कंपाउंड थोड़े वॉलेटाइल नेचर के, उस लेवल के नहीं होते, तो हमारा जो सिल्वर होगा वो एज इट इज रिमूव हो जाता है। सॉरी, लेड जो होता है, लेड अपना ऑक्साइड में कन्वर्ट होके, वॉलेटाइल है तो उड़ जाएगा, और आपको प्योर सिल्वर फिर मिल जाता है मेरे बच्चे। इज इट फाइन? ये सब तीन चीजें जो थी ना बेटा, उस लेवल की डिटेलिंग में आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं थी, लेकिन आपके एग्जाम्स में आती है जेई में, इसलिए मैंने कराया। जो अब आपको एनसीईआरटी वाला मिल जाएगा वो नीचे देख लेना बेटा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, आपको याद है एक दो रॉड होते थे 10th में, आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं आया, एक दो रॉड होता था। सर ऑनलाइन। यार तुम लोग तो एक हर चीज में वही डायलॉग मार देते हो। ये एनोड होता था, तो इम्प्योर जो मेटल होता था, इम्प्योर मेटल को हम एनोड बना देते थे, ठीक है, और ये कॉपर जो होता था प्योर मेटल होता था, प्योर मेटल एनोड कैथोड की तरह काम करता है। एनोड आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, यहाँ पे आपको पता ही होगा बेटा, सिर्फ गैल्वेनिक सेल में। तो जब, और उसी का हम क्या कहते हैं, मेटल सॉल्ट का सोल्यूशन लेते थे हम। जैसे मान लो एग्जाम्पल की तरह, अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हो तो आप कॉपर सल्फेट लोगे, आप जिंक का करोगे तो जिंक सल्फेट ले लेना या जिंक नाइट्रेट ले लेना, तो जिसका भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइन करेंगे उसी का सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। और जो मेटल सॉल्ट सोल्यूशन आप लेते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन आपने ले लिया,
ठीक है। और यहाँ पे नीचे ना एनोड के नीचे इम्प्यूरिटीज रह जाती है, उस इम्प्यूरिटीज को हम लोग कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं उसको? एनोड मड। मेरे बच्चे अब ये भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि एनोड मड क्या होता है और उसकी कॉम्पोजिशन बताइए। देखो मैंने आपको बताया ना प्योर मेटल एज अ कैथोड डिपॉजिट हो जाता है, तो अब आप लिख लीजिए बेटा, ये एनोड मड, मड मतलब कहने का मतलब एक गंदगी ही है, लेकिन ये नॉर्मल गंदगी नहीं है। क्या गंदगी है? इसमें जो मेटल्स है वो मैं आपको लिख रहा हूं, ये इसमें ऐसे ऐसे मेटल्स है जिनको बेच के हम पूरे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का कॉस्ट रिकवर करते हैं। इसमें ऐसे ऐसे मेटल्स होते हैं। तो हमारे जेई में एक बार आया था, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ एनोड मड। तो एनोड मड में देखो क्या क्या होता है, आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सेलेनियम होता है, इसमें टेलियम होता है, इसमें सिल्वर होता है, इसमें गोल्ड होता है, इसमें प्लेटिनम होता है। समझ रहे हो? और इनको बेच कर हम पूरे एंटीमनी भी होता है, तो इनको बेच करके हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का कॉस्ट रिकवर करते हैं। इज इट फाइन मेरे बच्चे? तो आपको कॉम्पोजिशन याद रखना है, यूज्ड टू रिकवर कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो मेरे बच्चे? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट मेथड है, आप देखो कि इससे किसको कर सकते हो। आप इससे कॉपर को कर सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, जिंक, निकल, ये सारे मेथड आप इस मेथड से प्योरीफाई कर सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? यस और नो? Yes, यस sir. सर। आपको ये भी याद रखना कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है, किसके लिए यूज करना है बेटा। ठीक है ना? इसको आप कर सकते हो बेटा, जिंक भी आप इससे कर सकते हो जो मेथड मैंने बताया। नेक्स्ट होता है जोन रिफाइनिंग, जो आप सेमीकंडक्टर्स पढ़ा था ना आपने सीबीएसई के अंदर फिजिक्स में, वो उसकी ये होता है। देखो इसमें इस मेथड से वी गेट हाईली प्योर सेमीकंडक्टर्स, हाईली प्योर। ये बहुत अच्छा मेथड होता है बेटा, याद रखिएगा। जोन रिफाइनिंग बहुत बार आया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि बेटा कौन कौन से मेथड इसको इस मेथड से किसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको पहले मैंने लिख भी दिया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, इंडियम है। इंडियम भी लिख देना है मेरे बच्चे, कोई बचना नहीं चाहिए। इंडियम है। फिर यू कैन ऑल्सो प्योरीफाई बोरोन। मतलब ये ध्यान रखिएगा, इस मेथड से यू गेट हाईली प्योर मेटल। सेमीकंडक्टर्स तो बनाते हैं, और इनका प्रिंसिपल क्या है कि उनकी जो मेटल्स है और जो इम्प्यूरिटीज है वो बेसिकली उनके बीच का सॉलिबिलिटी डिफरेंस होता है। इम्प्यूरिटीज जो है दे आर मोर सॉल्युबल इन मोल्टेन स्टेट, इन मोल्टेन एंड सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। मतलब इम्प्यूरिटीज का डिफरेंस, इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल। मैं लिख देता हूं बेटा, इम्प्यूरिटीज are more soluble in molten state than the solid state of metal. मेरे बच्चे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जितना मैं आपको करा रहा हूं, कोशिश करना है इसको साथ के साथ लर्न कर लो, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा बेटा। सर फिर एक बार अगली बार जब आप सरफेस केमिस्ट्री कराओगे तो उससे पहले नोट्स भेज दोगे, फोटो कॉपी करा लेंगे। मेरे को ना ऐसे हो नहीं पा रहा, साथ साथ नोट नहीं कर पा रहा मैं इसमें। नहीं नहीं, तो मैं तो रिकॉर्डिंग वैसे शेयर कर ही दूंगा बेटा ग्रुप में, डोंट वरी। अभी तुरंत ग्रुप में रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा ये, ठीक है। और ये हो सकता है वैसे बेटा, अगर देखो मैं इसकी पीडीएफ अगर शेयर करूंगा तो वैसे पीडीएफ तो नॉर्मल पीडीएफ ही आएगा ना, और लिखने में तो आपको पता ही है कि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। प्रिंसिपल क्या है? मेटल शुड फॉर्म वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स। इस मेथड से जिसको आप सेपरेट कर रहे हो वो वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स शुड बी डिकम्पोजेबल। वो जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आसानी से डिकम्पोज हो जाए। पहला तो कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, दूसरा वो कॉम्प्लेक्स डिकम्पोजेबल होना चाहिए। तो देखो टाइटेनियम ने आयोडीन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाया है, देखो उसके नीचे लिखा हुआ वोलेटाइल, लिखा हुआ है ना।
और देखो आपने उसको कितने टेम्परेचर में, टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं इसके, टंगस्टन, और उसको उतने हाई टेम्परेचर पे आप हीट कर रहे हो। तो पहले आपने क्या किया, देखो बेसिकली क्या, ये इम्प्योर टाइटेनियम है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आती है तो उसमें सिर्फ टाइटेनियम ही कॉम्प्लेक्स बनाता है, इम्प्योरिटीज कॉम्प्लेक्स नहीं बनाती। तो एक तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स है ये प्योर टाइटेनियम का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो ये टाइटेनियम स्प्लिट कर जाएगा। तो मैं ऐसे बच्चों को लर्न करवाता था कि मोंटी की गर्लफ्रेंड का नाम निकिता था। ओ सॉरी, आई मीन टू से, भाई ये कोई, हाँ यहाँ पे भी हैं कोई, हाँ जी, निकिता जी नाराज मत हो जाइएगा, ठीक है। मतलब निकल नो तो सर। मॉन्ट्स प्रोसेस फॉर निकल। बेसिकली क्या, वेना, ये जो दोनों मेथड है ना, वेपर फेज रिफाइनिंग के ही दोनों मेथड है, बट वेनार्कल मेथड में टाइटेनियम और जर्कोनियम आ जाता है, और निकल के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज मॉन्ट्स प्रोसेस मेरे बच्चे, ठीक है। देखो मैंने निकल को सीओ के साथ रिएक्ट करवाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स, और उस वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स को फिर मैंने डिकम्पोज किया, हीट किया, कितने टेम्परेचर, 450 टू 470, तो वो डिकम्पोज होके निकल में कन्वर्ट हो गया। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों, यस और नो? यस सर। 2 मिनट बेटा, 2 मिनट जरा ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, दैट नीड्स टू बी डन, दिस कॉम्प्लेक्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा सर ये लर्न हो गया अभी तक सारा? सर जेडर में भी 2i2 डालते हैं? हाँ बेटा, जेडआर में ZrI2 टाइटेनियम जर्कोनियम, जेडआर में बस I2 ही डाल देंगे। सर आप प्लीज एक बार डीकॉम्पोजिशन फिर से एक्सप्लेन कर दो। बेटा बेसिकली क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स है ना, टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड है, तो इसको सिंपल सा हीट किया, सेपरेट कर दिया, टाइटेनियम को अलग और I2 को अलग, बस सिर्फ बैलेंस आउट करने के लिए यानी का 2 लगा दिया बेटा। और यहाँ पे देखो NiCO4, तो Na को बिल्कुल अलग, और हाउ मेनी कार्बन मोनोऑक्साइड वी हैव, 4, अलग, सिंपल। मतलब ये कंडीशन होती है, कॉम्प्लेक्स ऐसा बनना चाहिए, वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स ऐसा होना चाहिए कि वो डिकम्पोज कर जाए, ठीक है मेरे बच्चे? इज इट सर बट फाइन? अगर अगर हमारा लाइक इम्प्योर भी सेम है, मतलब प्योर दोनों सेम है ना, सो लाइक नहीं 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 हमने बेटा, एक टेम्परेचर। मिनट बेटा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने की बात आती है, तो जो इसकी इम्प्यूरिटीज है, इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज होती है, दैट डज नॉट रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। ओनली प्योर निकल, इसमें जितना मतलब जो अमाउंट है ना, उसमें जो निकल का अमाउंट होगा, दैट दैट ओनली विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स मेरे बच्चे, नॉट द इम्प्यूरिटीज विल फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स। सीओ के साथ रिएक्ट करना है ना, तो इम्प्यूरिटीज रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ निकल रिएक्ट करता है बेटा। ओके सर। ओके, इज इट फाइन? प्यूरिफिकेशन मेटल इज डन मेरे बच्चे। अब देखो, अब मैं एक एक करके मेथड बताता हूं आपको, जो आपका है वो मेथड वो भी देख लो आप। अगला मेथड जो है आपका दैट इज फ्रॉथ, एक एक करके मैं मेथड एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी जल्दी, तो आपको फिर ये नोट्स भी आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट, फिजिकल मेथड में आपको बताता हूं। फिजिकल मेथड में जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था फिजिकल मेथड में क्या आता है। तो फिजिकल मेथड में जो सबसे पहला आता है आपका, वो होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब हाइड्रोलिक वॉशिंग में कैसा है बेटा, इसमें क्या प्रिंसिपल है, जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो लाइट होती हैं, ठीक है, लाइट वेट। जो ओर होता है वो हेवियर होता है, ठीक है। अब आप नॉर्मली समझिएगा, तो इम्प्योर वाटर, जो इम्प्योर ओर होता है, इसको किससे ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विथ रनिंग वाटर। और वो भी कहाँ होता है बेटा, वो भी हाई प्रेशर पे होता है, हाई प्रेशर पे। तो उसके बाद सो impurities being lighter gets washed away.
तो मतलब ये आप किसके लिए यूज कर सकते हो, यहाँ पे इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक्स भी यूज करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन भी हम इसको कह सकते हैं कुछ लोग। तो मैंने आपको बता दिया, ये आप इसमें भी मतलब ये तभी यूज होगा, आयरन के लिए यूज होता है, क्योंकि आयरन में बेसिकली क्या होता है कि आयरन के जो ओर होते हैं वो हेवी होते हैं, इम्प्योरिटीज होती है लाइटर होती है। ये मेरा पहला मेथड हुआ बेटा। दूसरा मेथड जो आपका होता है मेरे बच्चे ध्यान से देखिएगा, उसका नाम है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैं आपको लॉजिक बताता जा रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करोगे। ये भी आयरन के पार्टिकल्स के लिए होता है, ये मैग्नेटिक ओर के लिए होता है। अब आप बोलोगे इसमें क्या है, तो इसमें जो इम्प्यूरिटीज होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती है, होनी चाहिए। और जो आपका ओर होना है वो ओर आपका मैग्नेटिक होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसमें करते क्या है, करते कुछ नहीं है, आपने आपने क्या करना है, अपने ओर को पाउडर्ड फॉर्म में क्रश कर देना है। ये देखो, और ये ऐसा बेल्ट जैसा होता है, रोलर होता है बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ। ये आपने पाउडर्ड ओर लिया, ओर को पाउडर फॉर्म कर लिया और उसको इस पुली पे डाल दिया। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है, तो इस मैग्नेट की वजह से जो ओर होगा वो तो चिपक जाएगा, लेकिन जो उसकी नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल होगी वो तो चिपकेगा नहीं, वो यहाँ पे ऐसे गिर जाता है। तो ये जाते जितनी भी नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज होती है वो गिर जाती है। लेकिन ये जैसे घूम फिर के यहाँ पे आएगा, मैग्नेट का इफेक्ट यहाँ पे आते खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आते ही आपका जो मैग्नेटिक ओर होता है वो भी गिर जाता है। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चे, क्लियर है? आपने ओर को पाउडर फॉर्म करके पुली पर डाल दिया, अब ये बेल्ट के नीचे मैग्नेट है, तो मैग्नेट की वजह से आपका ओर चिपका रह जाएगा, इंप्योरिटीज यहाँ पे गिर गई, जब भी घूमता हुआ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस खत्म होगा, तो आपका ओर भी नीचे गिर जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चों, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब तीसरा मेथड जो होता है बेटा, थर्ड मेथड विच इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, उसका नाम होता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, अब ये किसके लिए होता है बच्चे, तो ये होता है आपके सल्फाइड ओर के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या है, सल्फाइड ओर की खासियत क्या है, इसमें मैं बताता हूं प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस वेटेबिलिटी of mineral particles and impurities। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम्स में आती है बेटा, तो ध्यान रखिएगा। ये देखो क्या करते हैं हम लोग, ये ऐसा एक कंटेनर हमने लिया है, ये है हमारा, ये देखिए, ये हमारा पैडल हमने डाला ऊपर, रोटेटिंग पैडल, ऐसे घुमाते हैं हम इसको ऐसे। ये क्या होता है, हम उस ओर का पल्प लेते हैं,
प्लस ऑयल डालते हैं। सबका रोल मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है और क्या बनता है। ध्यान, पैडल क्या करता है? आपने जैसे वो बनाते हैं ना, सुना होगा मम्मी को या दादी जी को अगर देखा होगा तो दही बनाते हुए या मक्खन निकालते हुए, वही वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो हम स्टर करते हैं, तो उस स्टरिंग की वजह से यहाँ पे होता क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे चारों तरफ फ्रोथ बन जाता है बेटा। इस वजह से बेसिकली क्या होता है, फ्रोथ बनता है। और इस फ्रोथ में होता क्या है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इस फ्रोथ में होता है आपका मिनरल पार्टिकल्स। देखो इसमें कहते हैं, देखो ये जो रेड रेड में बना रहा हूं ना, ये देखो क्या लिखते हैं, फ्रॉथ कंटेनिंग मिनरल पार्टिकल्स। अब बेटा देखो क्या होता है इसमें, और जो आपकी इंप्योरिटीज रहती है वो नीचे आपकी रह जाएगी। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें ऑयल क्यों डाला, ऑयल को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं। इसमें मेनली तीन चीजें ऐड की जाती है मेरे बच्चे। एक होता है कलेक्टर। कलेक्टर का एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है पाइन ऑयल, इसका एग्जाम्पल है फैटी एसिड्स, इसका एग्जाम्पल है जेंथेट्स। ठीक है, बहुत बार ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूं बेटा। तो कलेक्टर का काम क्या होता है, ध्यान से, ए एनहांसेस द नॉन वेटिबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। अब आप बोलोगे सर ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। बेटा आपको ये बात ये समझना है कि वो फ्रॉथ में आ क्यों पाया। वो फ्रॉथ में इसलिए आया मेरे बच्चे क्योंकि वो सरफेस पे था। अगर वो यहाँ पे नीचे बैठा होता तो हम जितना मर्जी झाग बना लेते हैं, उस झाग में वो नहीं आ पाता। तो हम ये चाहते हैं कि मेरा जो वो जो है पार्टिकल है, मिनरल पार्टिकल्स, वो सरफेस पे ही रहे ताकि वो इजिली झाग में आ जाए, यानी फ्रॉथ में आ जाए। इसलिए हमने पाइन ऑयल डाला हुआ है। तो पाइन ऑयल की वजह से जो जो सल्फाइड पार्टिकल रहता है वो ऑयल में ही सॉल्युबल होता है, तो ऑयल की वजह से वो सरफेस पे ही टिका रहता है, वो नीचे नहीं जाता। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को और फर्दर इनहेंस करने के लिए हमने कलेक्टर डाला हुआ है। हम नहीं चाहते कि मेरा मिनरल पार्टिकल किसी भी रीजन की वजह से नीचे जाए, वो सरफेस पे ही रहे। और सरफेस पे रहेगा तो उसका पॉजिटिव पार्ट क्या होगा कि जब हम फ्यूचर में हम जब स्टर करेंगे उसको, तो वो फ्रोथ बनेगा और सरफेस पे रहेगा तो वो इमीडिएटली आ जाएगा मेरे बच्चे। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? बेटा क्लियर है ये बात क्यों हमने यूज किया? बेटा Yes, sir. विजिबिलिटी है, वो सरफेस पे था ना। अब नेक्स्ट होता है, जो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका सब कुछ फ्रॉथ में ही है। तो फ्रॉथ का स्टेबल, अब एक बात बताओ ना, जो झाग बनता है वो कितनी देर रहता है? तो हम चाहते हैं कि मेरा फ्रॉथ थोड़े टाइम के लिए रहे, इसलिए हमने फ्रॉथ स्टेबलाइजर इसमें डालते हैं, जरूर डालते हैं। तो उसका नाम होता है क्रेजोल्स, एनिलीन, ये सारे एग्जाम्पल है। तो हम जानबूझ के रखते हैं ताकि हमारा फ्रॉथ स्टेबल रहे बेटा। तो इसका काम क्या होता है, स्टेबलाइजेस द फ्रॉथ। ठीक है, ये हमारा फ्रॉथ। और तीसरा जो इसमें यूज किया जाता है, वो तीसरी चीज होती है, उसका नाम होता है डिप्रेजेंट्स। डिप्रेजेंट जो यूज करते हैं वो NaCN यूज करते हैं, पोटेशियम साइनाइड यूज, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड भी यूज कर सकते हो। NaCN को थोड़ा ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इज यूज्ड टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर। यस, हाँ जी। आगे बात समझ में बेटा। मान लीजिए आपके ओर में दो हैं, सल्फाइड भी है और PbS भी है, और अगर उनको सेपरेट करना हो तो हम क्या करेंगे, तो हम NaCN यूज करेंगे बेटा। NaCN क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट करने में हेल्प करता है मेरे बच्चे।
इज इट फाइन मेरे बच्चों? तो ये अगर डी प्रेजेंट का रोल आएगा तो आपको ध्यान रखना है बेटा, डी प्रेजेंट का रोल क्या होता है। हेलो, यस मैम। ये NaCN और KCN को हम यूज करते हैं टू सेपरेट टू सल्फाइड ओर। ठीक है, यहाँ पे दो सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। मान लीजिए, क्योंकि बेटा कहते हैं ना, दो नाव पे सवार होकर बहुत लंबी गेम नहीं खेल सकते हो, तो आप प्यूरिफिकेशन से तो सिर्फ एक ही करोगे ना, या तो जिंक की करोगे या लेड की करोगे, तो किसी एक को हमें सेपरेट आउट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, NaCN डालते हैं। अब वो NaCN क्या करता है, वो जाके ZNA के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है। और कॉम्प्लेक्स कैसे बना लिया, तो बना लिया Na2ZnCN का होल 4। और ये कॉम्प्लेक्स बन के सेटल डाउन, तो ये सिर्फ PbS ही ऊपर जा पाता है, गोज इनटू फ्लोट। ये ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चे? ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लीचिंग के ऊपर। तो लीचिंग के, मैंने आपको पहले भी बताया था, लीचिंग एक मेथड होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती है, केमिकल इंप्योरिटीज, जो आसानी से सेपरेट आउट नहीं हो सकती, तो उसको हम लीचिंग के द्वारा सेपरेट आउट करते हैं। और उसमें क्या करते हैं, तो हम एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट। और उस सॉल्वेंट में क्या होता है, हम इसको लीचिंग, देखो तो इसमें क्या होता है, गोल्ड की तरह एक होता है एल्यूमिना। मैंने आपको बताया था एल्यूमिना और बॉक्साइट में फर्क क्या होता है। एल्यूमिना और बॉक्साइट में फर्क ये होता है कि बॉक्साइट जो है वो इम्प्योर फॉर्म है और ये प्योर फॉर्म है, दोनों एल्यूमिना का ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉक्साइट की। तो बॉक्साइट के अंदर ध्यान से समझिएगा इस पूरी बात को, बॉक्साइट ओर के अंदर कंटेन 3 इम्प्योरिटीज। पहला होता है SiO2, दूसरा होता है आयरन ऑक्साइड, और तीसरा होता है टाइटेनियम ऑक्साइड। ये इम्प्योरिटीज होती है। अब इन तीनों इम्प्योरिटीज को हटाना है, ताकि ये तीनों हटेंगे तो वो बन जाएगा प्योर। अब कैसे हटाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या दिमाग लगाते हैं, हम एक NaOH का सोल्यूशन लेते हैं, उस NaOH में इस बॉक्साइट को ऐड कर देते हैं। पहले मैं बना लूँ पूरा, फिर मैं आपको क्लियर हो जाएगा। हमारे बॉक्साइट के अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर होता है Al2O3, और ये 3 इंप्योरिटीज होती है। लेकिन इन 3 इंप्योरिटीज में से जो 2 इंप्योरिटीज है, दे आर इनसॉल्युबल इन NaOH। और इसी का हम लोगों ने एडवांटेज उठा लिया। हमने क्या किया, अपने बॉक्साइट को NaOH में डाल दिया, तो जो टाइटेनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड है वो तो इसमें डिसॉल्व ही नहीं करेंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो गए। और आपका SiO2 और Al2O3 वो NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम सिलिकेट और सोडियम एल्यूमिनेट बना देते हैं। तो होपफुली मेरे बच्चों को पहला मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, जो फर्स्ट स्टेप हमने किया कि ऐसा क्यों किया। मेरे बच्चों को समझ में आ गई, तो मैंने इक्वेशन लिखेंगे Al2O3 के अंदर अगर हमने NaOH डाला और H2O डाला, तो इसने सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया मेनली। ठीक है, अब ये हमारा बन गया बेटा सोडियम एल्यूमिनेट और सोडियम सिलिकेट। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो? अब ये हमारा स्टेप 1 हुआ, यानी दिस वाज माय स्टेप 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो होता है वह स्टेप 2 होता है। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो मिक्सचर है, इसमें क्या था, सोडियम सिलिकेट था और सोडियम एल्यूमिनेट था। इसमें हमने CO2 डाला। व्हाट इज CO2? क्यों डालते हैं? टू न्यूट्रलाइज
क्योंकि आपने NaOH बहुत ज्यादा अमाउंट में डाल दिया ना, न्यूट्रलाइज द सोल्यूशन। CO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है, NaOH बेसिक ऑक्साइड है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। प्लस उसके अंदर और क्या डालते हैं, वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको सीडिंग भी कहते हैं। सीडिंग मतलब कहना होता है कि एक तरह से आप प्रेसिपिटेशन, जिसका पीपीटी बनाना है उसी को थोड़ा सा ऐड कर दो और ग्लास को साइड से स्क्रैच कर देते हैं, स्क्रब कर देते हैं आप उसको। तो अब क्या होता है, जब ऐसा करोगे तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सिलिकेट नीचे रह गया और बहुत ही अच्छा सा आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिल जाएगा। तो यानी एक तरह से सीडिंग प्रोसेस होता है, यानी एक तरह से जिसका बनाना उसी का थोड़ा सा बीज डाल दो। अब ये हमने बन गया। अब ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। सेकेंड स्टेप में आप देखो, आपने क्या किया था, सोडियम एल्यूमिनेट लिया था। सेकेंड स्टेप में सोडियम एल्यूमिनेट आपका था और इसमें आपने CO2 डाला, तो इसने क्या बना दिया, Al2O3.XH2 बन गया यहाँ पे, प्लस आपको NHCO3 मिल गया। स्टेप 2, ये स्टेप 2 हो गया बेटा, और ये आपका स्टेप 1 था। अब आप बोलोगे सर उसके बाद क्या करते हैं, तो स्टेप 3 में अब मैंने आपको सारी चीज़ें, सारी इम्प्योरिटीज को मैंने इनडायरेक्टली हटा दिया। अब उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम फिल्टर ऑफ कर लेते हैं और फिर हम इसको हीट कर देते हैं बहुत अच्छे ढंग से, हाई टेम्परेचर पे 1470 केल्विन पे हीट करते हैं, तो हमें Al2O3 मिल जाता है। और आपको पता होना चाहिए इसी को हम एल्यूमिना कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू मेरे बच्चे? देखा आपने कैसे सेपरेट कर लिया हमने इम्प्योरिटीज को। मैंने डायग्रामेटिकली आपको ये चीज बता दी कि इस तरीके से हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। और यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, ये तो हमने एल्यूमिना बनाया। आप बोलोगे सर हमें एल्यूमिना नहीं, हमें ना एल्यूमिनियम ऑब्टेन करना है, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पे भी लिखा देता हूँ। उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। इसी के नीचे करा देता हूँ, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम को हम बहुत ही अच्छा सा मेथड मानते हैं, और उसका प्रोसेस का नाम होता है हॉल प्रोसेस। इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ऐसा कंटेनर ले लिया हमने, ये यहाँ पे अंदर में हम कार्बन की लाइनिंग कर देते हैं। देखो ठीक है, अब ये लाइनिंग है। ठीक है, अब ये हमारा कार्बन लाइनिंग है। कार्बन लाइनिंग किसकी तरह काम करता है, इट एक्ट एज कैथोड। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एनोड लिया, कार्बन एनोड। ये हम लिखते हैं इसको हम क्रायोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसको क्यों डालते हैं, तो देख लीजिएगा, ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हो बेटा। रोल ऑफ क्रायोलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6 एंड फ्लॉस्फर यानी CaF2। ये क्यों डालते हैं, इनका दोनों का काम क्या होता है, तो इन दोनों का काम होता है टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना। एल्यूमिना की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर आप उसका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं करेंगे तो वो डिकम्पोज ही नहीं होगा इतना ज़्यादा।
to increase the conductivity of the solution या mixture. ठीक है, एक तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और उसकी मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम क्रायोलाइट और फ्लॉस्फर दोनों ऐड करते हैं यहाँ और करके हमें इसमें इक्वेशन क्या होता है, बहुत ही आसान सा इक्वेशन है कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है। तो कैथोड पे आपका ये Al2O3 है भाई, Al2O3 इसको ब्रेक करोगे तो कैसे टूटेगा, 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस। कैथोड पे ये एल्यूमिनियम आयन जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एल्यूमिनियम बना देगा। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ये ऑक्साइड आयन जाएगा और वो इस कार्बन ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट करके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा या वो उसके साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। यस तो दिस वे हमारे को प्योर एल्यूमिनियम मिल गया यहाँ पे। तो मैंने पूरा एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे पहले हमने ओर को प्यूरिफाई किया और उसके बाद कैसे हमने मेटल को ऑब्टेन किया। अगर आप मेंस के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी मेरे बच्चे। होपफुली क्लियर है मेरे बच्चों को, यस और नो। यस आप देखो नेक्स्ट होता है लीचिंग का दूसरा मेथड है, लीचिंग का ही सेकंड पार्ट है, वो होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसको भी लीचिंग ही कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम मैकार्थर द फ्रॉस्ट प्रोसेस कहते हैं, मैकआर्थर आर्थर द फॉरेस्ट प्रोसेस। इसमें क्या होता है, हम गोल्ड और सिल्वर को हम इस मेथड से ऑब्टेन कर लेते हैं। और कैसे ऑब्टेन करते हैं वो भी जरा ध्यान से देखिएगा, आसानी है, कोई बहुत मुश्किल वाला केस नहीं है। हम अपना मेटल लेते हैं, जिस भी मेटल को हमें प्यूरिफाई करना होता है वो ले लेते हैं हम इसमें, और उसको उसको हम एक्वस CN सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। जिस भी मेथड को आपने प्यूरिफाई करना, जिस भी मेटल को, उसका लेते हैं ये प्लस ये CN कहाँ से आएगा, तो ये तो या तो KCN आप लेंगे या NaCN लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कहते हैं मास्किंग। इस प्रोसेस का नाम मास्किंग भी होता है। मास्किंग क्यों है, क्योंकि ये जो मेटल अभी इम्प्योर है, तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है वो साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगी, ये सिर्फ प्योर मेटल जो जाके कॉम्प्लेक्स बना लेता है मेरे बच्चे। और OH माइनस बन गया हमारा। उसके बाद अब हम क्या कहते हैं, अब तो ये पता है कि ये प्योर मेटल का बना हुआ कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम जिंक डाल देते हैं, इसको कहते हैं डी मास्किंग। एक तरह से मतलब समझिएगा क्या होता है, हमने इस मेटल को साइनाइड का मास्क पहना के बाकियों से अलग कर दिया। अब मुझे उसका जो मास्क है ना वो हटाना है, इसलिए हमने जिंक ले लिया। जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसने साइनाइड को हटा दिया वहां से, और इस प्रोसेस में आपको मिल गया आपका मेटल। दिस इज प्योर मेटल, प्योर। तो ये M क्या होगा, ये M होता है सिल्वर या गोल्ड। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद आ रहा है पिछले साल भी जेई में आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन 2022 में भी, और ये 2023 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस बार का जो पहला जो अभी पेपर हुआ है, और ये सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल अटेम्प्ट में मुझे ऐसा देखने को मिला है। इज इट फाइन मेरे बच्चे? शायद गोल्ड या का लीचिंग का कुछ ऐसा मैंने देखा था ऐसे जल्दीबाजी में, आई डोंट नो, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं, बट मुझे लग रहा है। इज इट फाइन मेरे बच्चों, यस और नो, जल्दी बताओ तो इसमें आएगा, मतलब क्या आएगा अगर आया तो ऐसे। भाई। क्वेश्चन था, ये है जेई 2023 8 अप्रैल का पेपर है कि लीचिंग is used
in the metallurgy for the following: zinc, gold, lead, tin। सबके लिए मैंने बताया था, टिन के लिए भी आपको बताया था पोलिंग, लेड के लिए भी बताया हुआ है, गोल्ड के लिए भी बताया हुआ है, जिंक के लिए भी बताया हुआ। तो कौन सा आंसर होगा टिक करोगे? क्लियर है? यस सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब समझ में आ गया मेरे बच्चों? यस और नो जल्दी। इज इट फाइन? यस सर। Yes, sir. चलो, अब ये हमने बेटा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अब ये मैंने ऑलमोस्ट ये सारे मेथड्स आपको कवर अप कर दिए। ये सारा मैग्नेटिक सेपरेशन सब कुछ मैंने करा दिया है। रोस्टिंग कैल्सिनेशन मैंने आपको बता दिया, डिस्टिलेशन वगैरह मेथड सारा कवर अप कर दिया। ये थर्माइट रिएक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। हाइड्रोमेटलर्जी टेक्निक्स होता है लो ग्रेड ओर के लिए, दिस इज यूज फॉर लो ग्रेड ओर के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, इसमें कंफ्यूज मत होना। लो ग्रेड के लिए ओर के लिए यूज होता है। देखो ये भी है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेटल मिलने की उम्मीद नहीं है। एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स देखो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फ्लक्स एक तरह से ऑक्साइड को फ्लक्स कहते हैं, ठीक है? तो अगर मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक नेचर होता है तो उसको बेसिक फ्लक्स कहते हैं। नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो एसिडिक नेचर होता है तो वो एसिडिक फ्लक्स कहते हैं। और दो फ्लक्स को अगर आप मिक्स करते हो तो स्लैग बनता है। अगर एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स दोनों को मिक्स करोगे तो यू विल गेट स्लैग एज अ इम्प्योरिटीज। समझ में आ गया ना? तो ये हमारा एक नॉर्मल प्रोसेस भी है, जो कहते हैं उसको, उसमें हम आयरन के लिए होता है बेटा। आयरन के प्रोसेस में तो आई कैन सेंड इट टू यू, मैं आपको भेज भी दूंगा। आयरन के एक्सट्रैक्शन का यही मेथड है बेटा। आयरन के लिए हम लोग एक आपके पहले तो सिलेबस में हुआ करता था, बट नाउ इट्स नॉट देयर। पहले ना ये आयरन का मेथड पूरा प्यूरिफिकेशन मेथड आता था पेपर में हमारे, तो अभी भी है आयरन के मेथड के। आयरन को हम इस मेथड से आप प्यूरिफाई कर सकते हैं मेरे बच्चे। इज इट फाइन? यस सर। चलो आप लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर मैं आयरन का एक भेज रहा हूँ, आयरन की रिकॉर्डिंग भी आयरन का मैं भेज रहा हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं लिख भी दूंगा उसको।